Hello students, welcome to my channel Science World. If you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming video. Students, in this video we are going to read about force, work and energy, and we will have these subtopics: force and its types, how work is done, simple machines and their examples, energy and forms of energy. So let's start with force. We play a lot of games that involve pushing and pulling things. In the game of tug of war, both the teams pull the rope to their side to win the game. When we push or pull something, we apply force. A push or pull acting on an object is called force. तो force क्या है? What is force? हम बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनमें हम पुशिंग और पुलिंग करते हैं चीज़ों का, है ना। जैसे उनमें से एक है टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर में दो टीम्स होती है और एक रस्सी होती है, बीच में रोप होता है, जिसको दोनों टीम जो है वो अपनी तरफ खींचती है और खींचने के लिए उनको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुल और पुश विच इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर ये जो रोप है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये फोर्स दोनों टीम्स अप्लाई कर रही है ना. तो दोनों टीम जो है वो उस रोप को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. तो उसको हम कहते हैं फोर्स अप्लाई करना. सो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. When you throw a ball towards your friend, you apply force to do it. Your friend also uses force to catch it. So we see that things do not move on their own. They only move when force is applied to them. बॉल सिंपली ऐसे ही पड़ा है तो वो मूव नहीं होगा, बट व्हेन यू विल पिक अप इट, जब आप उसको उठाओगे और उसको अपने फ्रेंड के पास थ्रो करोगे तो वो बॉल मूव होगा, अदरवाइज वो वहीं पड़ा रहेगा, जहाँ पड़ा है वहीं पे रहेगा. तो हमने देखा कि जब आप बॉल को अपने फ्रेंड की तरफ फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है. और इसी तरह से आपका फ्रेंड जब उस बॉल को कैच करता है तो उसको भी फोर्स लगाना पड़ता है. इसका मतलब कुछ चीज़ हमें फेंकनी है या उसको कैच करनी है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है. लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि बॉल जो है अपने आप मूव नहीं होगी, उसको हम फोर्स लगाएंगे तो ही वो आगे बढ़ेगी. ओके, सो वी कैन से दैट थिंग्स ओनली मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू देम. यू अप्लाई फोर्स व्हेन. अब हम फोर्स कब कब अप्लाई करते हैं? व्हेन यू पुल अ कार्ट, जब हम किसी कार्ट को पुल करते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं, है ना, जोर से. यू पुश अ बॉल विथ योर बैट, जब आप बैट से बॉल को पुश करते हो उस टाइम आपको फोर्स लगाना पड़ता है. यू पुल आउट बुक्स फ्रॉम योर बैग, आप अपने बैग में से बुक्स निकालते हो, उसके लिए भी आपको फोर्स की ज़रूरत होती है. सो पुल्स एंड पुशेज आर फोर्सेस. जो भी पुल्स और पुशेज के एक्शंस हम करते हैं वो फोर्स होता है. ऑल ओवर मूवमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स. और हमारी जो भी एक्शंस होती है, चाहे हम खेल रहे होते हैं, चाहे हम कुछ उठा रहे होते हैं, चाहे हम लिख रहे होते हैं, कुछ भी काम हम करते हैं तो उसमें किसी न किसी तरह का फोर्स जो है उसमें लगता है. हाउ डू वी नो दैट अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड? हमें कैसे पता चलता है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है? हैव यू एवर सीन क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द रोप मूविंग? हम बहुत बार देखते हैं जब कपड़े सुखाने डालते हैं हम रस्सी पे तो वो अपने आप ही हिलते हैं, है ना, उसको कोई हिलाने नहीं जाता है, बट दे कीप ऑन हैंगिंग. हु अप्लाइज फोर्स ऑन देम टू मूव? अब ये फोर्स कौन अप्लाई करता है उसके ऊपर? इट इज़ द विंड, हवा जिसको हम बोलते हैं, है ना. विंड दैट अप्लाइज फोर्स ऑन देम टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. और हवा का झोंका या हवा जो है जिस तरफ मूव करती है उस डायरेक्शन में वो क्लोथ जो है उसके साथ मूव करते हैं, है ना. तो यहाँ पर विंड है जो कपड़ों के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड डज नॉट मूव अंटिल सम force is applied on it. Similarly, a book lying on the table cannot move on its own. जो भी चीज़ें जहाँ पड़ी है वैसे ही रहती है जब तक उसको कोई उठाता नहीं है या जब तक कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता नहीं है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि nothing can move without force. What happens when force applied on a moving body? अब हमने देखा कि जो रुका हुआ चीज़ है, मतलब कोई भी स्टिल बॉडी है ना, ऐसे ही पड़ी है, तो उसको हम फोर्स लगाएंगे तो मूव हो सकती है. लेकिन अगर हम मूविंग बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, किसी चलती हुई या जो ऐसी बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में है, उसको हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए एक एक्टिविटी है. ठीक है, प्लास्टिक बॉल आपको लेनी है. ठीक है, पुश इट जेंटली ऑन द फ्लोर. उसको आपको धीरे से ऐसे फ्लोर पे छोड़ना है. व्हाट डिड यू डू? यू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉल टू मेक इट मूव. आपने उस पर फोर्स लगाया और बॉल जो है वो मूव हो गई. वाइल इट इज मूविंग, पुश इट अगेन इन द सेम डायरेक्शन. डिड इट मूव फास्टर? उस मूविंग बॉल को आप पीछे से और थोड़ा सा पुश करो तो क्या होगा? वो बॉल जो है आगे की तरफ और फास्ट जाएगी.
द बॉल मूव फास्टर बिकॉज यू हैड अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर बॉल जो है वो फास्ट क्यों हुई, उसका मूवमेंट फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में उसका मोशन था। ओके, बिकॉज इट वॉज अ मूविंग बॉडी। नाउ ट्राई टू स्टॉप दिस मूविंग बॉल। व्हाट विल यू डू टू स्टॉप इट? इस मूविंग बॉल को हमें रोकना है, तो आप क्या करोगे? यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। आपको फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब बॉल इधर से आ रही है तो आपको इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप उसको रोक सको, है ना। दस वी सी दैट इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज पुश्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन it moves faster, and if a force is applied in the opposite direction of the motion slows down or stops. अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे उसी मोशन के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फास्ट मूव करती है, और अगर हम उसी मूविंग बॉडी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोशन स्लो हो जाता है या फिर धीरे धीरे वो रुक जाता है। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। फोर्स स्टॉप और स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ये है प्लास्टिक और वी कैन से रबर बैंड, है ना। तो इस रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और उसको छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी तरह से अगर आप इस स्पंज को स्क्वीज करते हो, स्पंज को आप दबाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट इज चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब मूविंग बॉडी का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? यू कैन सी एग्जाम्पल इज हियर। द बॉल चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव्स अवे फ्रॉम द बैटर। अब बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है बैट के ऊपर, ठीक है। अब बैट्समैन ने जो बॉल को पुश किया विद द हेल्प ऑफ बैट, तो बैट के ऊपर उसने फोर्स अप्लाई किया, तो बैट के साथ जब उसने उस बॉल को हिट किया तो वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। देन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अब फोर्सेस अलग अलग है तो उनका काम भी अलग होगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस: मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। लेट्स सी वन बाय वन। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स यूज बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको यूज करके जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग यू यूज मस्कुलर फोर्स। जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, चाहे आपका स्कूल बैग हो, बुक हो, कोई भी चीज़ हो, जब हम लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो हम मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूज मस्कुलर फोर्स टू मूव थिंग्स और चेंज देयर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी यूज आवर मसल्स टू स्क्वीज अ लेमन। अब जो लेमन होता है उनको अगर हम स्क्वीज करना है ना, नींबू, लेमन को स्क्वीज करना है तो हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हम अपनी फिंगर्स के बीच में, यानी कि थंब और फिंगर्स में उसको स्क्वीज करते हैं दबा के, है ना। तो हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। एक हॉर्स जो होता है वो भी इस कार्ट को पुल करने के लिए मसल्स यूज करता है, मसल्स की जो एनर्जी है उसकी वो यूज करता है। दैट मीन्स इट इज यूजिंग मस्कुलर फोर्स। Then next is gravitational force. Try to throw up a ball in the air and it will come back to the ground. कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, चाहे वो बॉल ही हो, it comes back to the ground. This happens because a force called gravity pulls all the objects down. एक फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, वो सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, पुल करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। We are able to walk on Earth's surface because of the gravitational force और gravity. अर्थ जो है वो सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है ना। और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम सारे लोग अर्थ पे टिके हुए हैं। वी कैन वॉक ऑन द अर्थ सरफेस, वी कैन प्ले, वी कैन रन, वी कैन जंप बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ़ देयर वॉज नो ग्रेविटी वी वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर। और अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम एयर में फ्लोट करने लग जाएंगे।
दिस फोर्स ऑल्सो होल्ड्स एटमोसफियर अराउंड द अर्थ, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने एटमोसफियर को पकड़ के रखा है, खींच के रखा है अपने ऊपर, अर्थ के चारों तरफ. Water bodies like seas, rivers, lakes, etc. does not spill out due to the force of gravitational force. इवन जो वाटर है सारी वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे कि सीज है, ओशंस है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, इनका जो पानी है वो स्पिल नहीं होता है, उनके बाहर नहीं जाता है, बिकॉज वो वाटर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के सरफेस पे चिपका हुआ है. ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कैन ओनली पुल एंड कैन नॉट पुश. यू रिमेंबर दिस. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ पुल कर सकता है, खींचने का काम करता है. इट कैन नॉट पुश, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकता. यू कैन सी हियर, ग्रेविटी की वजह से बॉल जो हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आता है. आप 10 बॉल्स फेंको, 100 बॉल्स फेंको, 1000 बॉल फेंको, सारे बॉल्स जो है वो नीचे ही आएंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स अलाउज अस टू मूव ऑन द अर्थ सरफेस. इस फोर्स की वजह से हम अर्थ के सरफेस पे चल फिर सकते हैं, खेल सकते हैं. Then next is frictional force. You must have noticed that when you gently roll a ball on the floor, it moves for some distance and then stops. कोई भी बॉल है उसको अगर हम धीरे से फ्लोर पे छोड़ते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए मूव करता है, कुछ दूर जाने के बाद वो अपने आप रुक जाता है. अब ये बॉल रुकता क्यों है? द बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. बॉल जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकता है. दिस फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू थिंग्स. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हम बोर्ड पे लिख पाते हैं चॉक से, या फिर पेपर के ऊपर पेन से या पेंसिल से लिख पाते हैं, या फिर जो लिखा हुआ है पेंसिल से उसको हम इरेज कर पाते हैं, है ना. तो जब दो थिंग्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काम करता है. फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. सपोज फोर्स इस तरफ से अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, ऑलवेज अपोजिट. देयरफॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट आइदर स्लोज डाउन और स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन. और इसी की वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, जैसे कि बॉल है, वो धीरे धीरे आगे जा करके रुक जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब ये जो फ्रिक्शन दो बॉल और जो सरफेस है जैसे फ्लोर और बॉल, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए वो मूविंग बॉल जो है वो रुक जाती है. टू स्टार्ट मूविंग एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू एक्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, दैट इज फोर्स हैज़ टू अप्लाइड अगेंस्ट द फ्रिक्शन. और किसी भी बॉडी को मूविंग स्टार्ट करने के लिए, यानी उसका अगर मूवमेंट स्टार्ट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. Here you can see, अगर ये जो ट्रॉली है इसको हमें आगे ले जाना है तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा. जैसे आप रनिंग कर रहे होते हो तो भी जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. देन जब आप एक मैच स्टिक्स को जलाते हो आग जलाने के लिए, तो वो मैच स्टिक का जो ये पार्ट होता है जिस पे हम उसको जो मैच स्टिक होती है उसको हम घिसते हैं, है ना, उसको रब करते हैं. मैच स्टिक के साइड पे जो एक ब्राउन कलर का पेपर लगा होता है उसके ऊपर जब हम उसको रब करते हैं तब वो जलती है. दैट मीन्स मैच स्टिक और वो पेपर जो है इसके ऊपर लगा हुआ मैच बॉक्स के ऊपर, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी जो है मैच स्टिक जो है वो जलेगी. देन स्लाइड जो है, स्लाइड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. आप इस स्लाइड से नीचे आते हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. देन जब आप दोनों हाथ अपने रब करते हो, है ना, तो दैट इज ऑल्सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है. डिड यू नो वी कैन वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एज इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग. कैन वी वॉक ऑन आइस? नो. आइस इज वेरी स्मूथ एंड हेंस वी स्लिप ऑन इट. जो स्मूथ सर्फेसेस होते हैं ना, जैसे कि ग्लास है या फिर आइस है या फिर बहुत पॉलिश्ड जो टाइल्स होती है, उसके ऊपर हम चलने की कोशिश करते हैं तो हम फिसल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर ऑन रफ सरफेस दैन द स्मूथ सरफेस. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रफ सरफेस पे ज़्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे बहुत कम होता है, इसलिए हम स्मूथ सरफेस पे चल नहीं पाते हैं एंड वी गेट स्लिप ऑन द स्मूथ सरफेसेस. नाउ हियर इज वन एक्टिविटी. टेक अ बॉल एंड रोल इट अलॉन्ग द फ्लोर. आपको एक बॉल लेनी है, उसको एक फ्लोर पे
जो कि प्लेन हो, स्मूथ हो, उस फ्लोर पे उसको आपको क्या करना है, रोल करना है। यू विल नोटिस दैट द स्मॉल पुश मेक्स द बॉल गो लॉन्ग वे, और थोड़ा सा आप उसको पुश करोगे तो बॉल जो है बहुत दूर तक जाएगी। नाउ टेक दिस बॉल आउटसाइड, उसको बाहर लेके जाओ और ऐसी सरफेस पे जहाँ पर घास हो, अगर आपके यहाँ गार्डन है तो गार्डन में ले जाओ और उस बॉल को गार्डन में नीचे फ्लोर पे रख के आपको उसको पुश करना है। पुश करने के बाद आप देखोगे कि ये जो बॉल है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक जाएगी और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, जबकि ये वाली जो बॉल है वो ज़्यादा दूर जाएगी, ये बॉल जो है थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से बॉल ज़्यादा दूर जाती है। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और इसलिए बॉल ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है। तो फ्रिक्शन जो है उस बॉल के मूवमेंट को स्लो डाउन करता है और बाद में स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। डू ऑल द फोर्सेस रिजल्ट इनटू वर्क? जहाँ भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं या जो भी एक्टिविटी हम करते हैं जहाँ पर फोर्स का यूज होता है, तो क्या हम उसको वर्क बोल सकते हैं? क्या सारे जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो वर्क में कन्वर्ट होते हैं? इसके लिए एक एक्टिविटी आपको करके देखनी है, वेरी सिंपल इट इज। अप्लाई फोर्स ऑन अ वॉल एंड ट्राई टू मूव इट। आपके घर में इतनी सारी वॉल्स हैं, दीवारें हैं, किसी भी एक वॉल के ऊपर आप फोर्स लगा और उसको मूव करने की कोशिश करो। यू विल फील एग्जॉस्टेड एज योर एनर्जी इज कंज्यूम्ड बट वॉल विल नॉट मूव। आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप थक जाओगे उसको मूव करते करते, लेकिन वॉल जो है मूव नहीं होगी। सो द फोर्स इज अप्लाइड बट वर्क इज नॉट यील्डेड। मतलब आपने फोर्स तो बहुत लगाया लेकिन वर्क कुछ नहीं हुआ, वर्क इज जीरो। When the force is applied on an object and it changes its position or state, the work is said to be done. तो वर्क कब होता है? वर्क तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन या फिर अपना स्टेट जो है वो चेंज करता है, तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल से बताती हूँ। व्हेन यू पुल अ चेयर, आप चेयर को पुल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह रखते हो। यू पिक योर बुक्स, बुक्स को उठाते हो, बैग में रखते हो। थ्रो अ बॉल, बॉल को आपने थ्रो किया। यू गो टू स्कूल, यू डू वर्क। बट व्हेन यू पुश अ बिग अलमीरा एंड कैन नॉट मूव इट, नो वर्क इज डन। तो ये जो सारे काम आप करते हो तब आपका वर्क डन होता है, लेकिन जब आप किसी वॉल को पुश करते हो या फिर किसी अलमीरा को मूव करते हो और वो अपनी जगह से नहीं हिलती है, तब हम कहते हैं कि वर्क इज नॉट डन। तो वर्क, व्हेन वर्क इज डन, इसका आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position or state, when we apply force, the work is said to be done. अगर उसकी position और state change नहीं हुआ है तो work done नहीं हुआ। Here you can see no work done is there if the position of the object is not changing. Here work is done when the object changes its position. आपने एक जगह से दूसरी जगह उस चेयर को रखा तो इसका मतलब है work done हुआ है। Then our next topic is simple machines. हमारे आसपास इतने सारे मशीन्स हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, और ये सारे मशीन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमारे डेली यूज़ के होते हैं, बट हम उनके बारे में कभी सोचते नहीं है ना, क्योंकि हाँ चल रहा है हमारा काम, बहुत इजीली हो रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे छोटे छोटे मशीन्स हैं जो हमारे डेली रूटीन में बहुत यूज़फुल है। सो व्हेन सम वर्क इज़ टू डिफिकल्ट टू बी डन विथ हैंड्स, वी यूज़ सम टूल्स टू डू इट। हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ अ जैक टू लिफ्ट अ कार। आपको जैक पता है क्या होता है? जिसको हम कार का जो पंक्चर टायर होता है ना, उसको चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। आई विल शो यू पिक्चर। हियर यू कैन सी, ये जो दिख रहा है आपको टूल, ये है जैक। ये एक सिंपल मशीन है, इसको हम कार के नीचे रखते हैं जब हम इस टायर को चेंज करना होता है। अब इसका काम क्या है? यहाँ पे जैक का काम क्या है? जैक क्या करता है, जब हम इसको यहाँ लगाते हैं तो ये इस कार की बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। हम कार को ऐसे उठा नहीं सकते बिकॉज इट इज़ वेरी हेवी, तो जैक की मदद से हम उसको उठा सकते हैं। तो ये एक सिंपल मशीन हो गया। In our everyday life, we use a number of such tools like scissors, forceps, hammers, pliers, screwdrivers. These tools make our work easy, and these tools are known as simple machines. और ये जो tools हम use करते हैं, जैसे scissors हैं, forceps है, tongs है, hammers है, pliers है, screwdrivers है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और इनको हम कहते हैं सिंपल मशीन्स, बिकॉज दीज हेल्प आवर वर्क टू गेट ईजियर। वो हमारे वर्क को ईजी करते हैं। अ सिंपल मशीन चेंजेस, अब सिंपल मशीन क्या करता है? अ सिंपल मशीन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसका वो डायरेक्शन चेंज कर देता है सिंपल मशीन, एंड ड्यू टू दिस वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स and the work is done easily. The simple machines are grouped as lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, screw and wedges.
तो इन सारे मशीन्स के बारे में हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल मशीन जो है दो तीन तरह से हमारा काम इजी करते हैं। एक तो कोई भारी चीज़ होती है तो उसको उठाने में हमें हेल्प करते हैं, या फिर हम जब फोर्स लगाते हैं किसी काम करने के लिए उसका डायरेक्शन चेंज करके वो वर्क जो है हमारा इजी करते हैं। सो हियर सिंपल मशीन जो है वो इस तरह के होते हैं, लीवर होते हैं, पुलीज, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू एंड वेज। These are the types of simple machines. First is lever. A lever is a simple machine that makes our work easier as it helps to move or lift object with less effort. ये हमें कम efforts में यानी कि कम force apply करके हमें कोई भी चीज़ जो है उसको move करने के लिए help करते हैं। Many of our basic tools use levers, including scissors, pliers, hammers, claws, nutcrackers and tongs. ये सारे लीवर के टाइप्स हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ आपको, लीवर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। इनके बारे में आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, 5th क्लास में आप पढ़ोगे। तो ये जो तीनों टाइप्स के जो लीवर्स हैं वो उनका काम अलग अलग होता है। जैसे उनका अरेंजमेंट होता है, एफर्ट है, लोड है या फिर फल्क्रम है, ये आप पढ़ने वाले हो आगे। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि लीवर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। ओके, तो उनमें से कुछ जो है जैसे सीजर्स हैं, प्लायर्स है, दीज आर द लीवर्स। अब यहाँ पर जैसे सीजर से हमें काम लेना है तो हम क्या करते हैं, पेपर यहाँ पर रखते हैं जिसको हमें कट करना होता है, और ये जो सीजर के दोनों ब्लेड्स है यहाँ वो फिक्स्ड है ना, और हम अपने फिंगर्स यहाँ डालते हैं इनमें, तो हम फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो ये हो गया एफर्ट। ये पार्ट इसको हम क्या कहते हैं, एफर्ट। ये बीच में जो है जो स्क्रू जो दोनों ब्लेड्स को फिक्स रखता है उसको हम कहते हैं फल्क्रम, और जो चीज़ हमें कट करनी होती है उसको हम यहाँ रखते हैं जैसे कि पेपर, तो पेपर हो गया लोड। तो लोड, फल्क्रम और एफर्ट ये तीनों चीज़ें लीवर में होती हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लीवर ऑल्सो। जैसे फिशिंग रॉड है वो भी एक लीवर होता है। देन जो ट्रॉलीज होती हैं जो बेबीज़ को हम कैरी करके लेके जाते हैं, है ना, प्राम जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक लीवर का टाइप होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नट क्रैकर है, हैमर है, दीज आर नॉट हैमर, हैमर क्लॉज। हैमर क्लॉज हम यूज़ करते हैं नेल्स जो फिक्स होते हैं ना उनको निकालने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है लीवर के। द नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सेल। दिस सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ अ व्हील अटैच टू अ रॉड कॉल्ड एक्सेल। इसमें व्हील होता है जो एक एक्सेल से जुड़ा होता है और एक्सेल एक रॉड होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर, बाईसाइकिल पेडल्स, स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ कार्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 व्हील्स हैं और इसके बीच में जो है एक एक्सेल है, और एक्सेल से ये दोनों व्हील्स जो है वो जुड़े हुए हैं। और ऐसा सेम जो अरेंजमेंट होता है वो कार्स में होता है। कार में देखा होगा आपने, बुलक कार्ट देखा होगा, तो बुलक कार्ट के जो दोनों व्हील्स है उनके नीचे अगर आप देखोगे कार्ट के नीचे झुक के, तो वहाँ आपको इस तरह का एक रॉड मिलेगा, इसको हम कहते हैं एक्सेल। यहाँ आप देख सकते हैं व्हील एंड एक्सेल जो है वो इन सारी जगहों पे यूज़ होता है। जैसे बाईसाइकिल के जो पेडल्स होते हैं वहाँ भी व्हील एंड एक्सेल होता है। देन जो एक ये होता है मेरी गो राउंड, इसमें भी होता है। देन स्टीयरिंग जो होता है इसका कार का, उसमें भी होता है व्हील एंड एक्सेल। आपकी जो साइकिल होती है, साइकिल का जो टायर है उसमें भी होता है, और जो नॉब्स होते हैं ना, डोर नॉब्स, उसके अंदर भी व्हील एंड एक्सेल होता है। देन स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो व्हील एंड एक्सेल। द नेक्स्ट इज स्क्रू। A screw is actually an inclined plane which is wrapped around a cylinder. It is used to hold things together. जनरली हम स्क्रूज क्यों यूज़ करते हैं, 2 चीज़ों को फिक्स करने के लिए, 2 चीज़ों को होल्ड करने के लिए, है ना। अ स्क्रू इज टर्न विद अ स्क्रू ड्राइवर, और स्क्रू को टर्न करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्क्रू ड्राइवर की। 2 planks of wood can be fixed better with the screw than the nail. अब ये जो नेल है इससे भी हम 2 वुडन के ब्लॉक्स को प्लैंक्स को फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्क्रू से अगर हम उसको फिट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से फिक्स होगा, बिल्कुल उसकी जो फिटिंग होगी, मतलब उसका जो पकड़ है वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेल है इसके ऊपर ग्रूव्स बने हैं, आप ये लाइंस देख सकते हैं यहाँ पर, आपने देखा भी होगा स्क्रू। तो ये जो ग्रूव्स होते हैं, ये इन ग्रूव्स की वजह से ये जो स्क्रू है वो किसी भी सरफेस में, चाहे वो दीवार हो या चाहे वो वुड हो या चाहे कोई और मटेरियल हो, उसके अंदर वो फिक्स हो जाता है इन ग्रूव्स की वजह से। लेकिन जो नेल होता है उसमें वो ग्रूव्स नहीं होते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा अच्छे से पैक नहीं होता है और वो चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक, तो स्क्रू जो है वो इंक्लाइन प्लेन होता है विच इज़ रैप्ड अराउंड द सिलेंडर।
एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्रूज आप देख सकते हैं यहाँ, दिस इज ऑल्सो स्क्रू। देन जो लैम्प होता है ना, सिंपल अपना जो बल्ब होता है, तो उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसमें भी आप लाइंस देख सकते हो। तो ये जो लाइंस है वो होल्डर के अंदर फिट होती है, तो वहाँ भी एक स्क्रू का टाइप है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्क्रू। देन हियर ऑल्सो यू कैन सी ये स्क्रूज हैं, ये स्क्रू ड्राइवर जो है इस तरह से उसको फिट करता है। यहाँ आप देख सकते हो, है ना। तो अगर हम इसको घुमाते हैं, इसको अगर हम घुमाएंगे यहाँ से, तो ये आगे की तरफ मूव करता है। ये एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द सिंपल मशीन्स, स्क्रूज। The next is inclined plane. Inclined plane is nothing but a slope that is used to move something up and down from one level to another. अब inclined plane का मतलब होता है कि इस तरह का एक स्लोप, चाहे वो लकड़ी का हो सकता है, चाहे वो सीमेंट से बना होता है, चाहे वो फर्श रखी हो, है ना, किसी भी मटेरियल से वो बना होता है, बट एक स्लोप होता है जो आपको चीज़ों को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। अब यही जो बॉक्स है, अगर हम यहाँ से ऊपर रखना है, यहाँ से ऊपर रखना है इस पर, तो इसको यहाँ से उठा के रखने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको ये जो कार्ट जैसा बना है ना, कैरियर, इसमें हम रखेंगे तो इजीली हम उसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन जो होता है एक स्लोप होता है। इट रेड्यूसेस द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड। अब इससे क्या होता है, यहाँ जो फोर्स हम लगाने वाले थे, अगर बॉक्स नीचे होता तो इसको उठाने में ज़्यादा फोर्स लगता, लेकिन हमने स्लोप यूज़ किया, इंक्लाइन प्लेन यूज़ किया, तो एफर्ट कम हो गए। अ स्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। स्लाइड जो है वो भी एक इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल है। A wooden plank is another example that can be seen while loading or unloading goods from trucks. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब ट्रक्स में गुड्स आता है, सामान आता है, तो उसको उतारने के लिए वो लोग प्लैंक लगाते हैं, वुडन प्लैंक, और वहाँ से फिर जो सामान है ट्रक के अंदर वो इजीली नीचे की तरफ हम ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड जो है ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है। तो इस तरह से हम जो है प्लैंक यूज़ करते हैं सामान को लोड करने में ट्रक में। और जो बसेस होती हैं, बस के अंदर अगर व्हील चेयर पे कोई बैठा है, जो हैंडीकैप कोई पर्सन है जिसको जो चल नहीं सकता, तो उसकी जो व्हील चेयर है वो कार में, या फिर जिसको हम बोलते हैं बस, है ना, तो बस में भी एक रैंप जैसा होता है, स्लोप होता है, जिससे ये व्हील चेयर ऊपर की तरफ मूव होती है। देन बहुत सारे से गेम्स होते हैं बच्चों के जिसमें हम स्लोप यूज़ करते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। देन नेक्स्ट इज वेज। The next is wedge. Any machine having a sharp edge in front and blunt edge at the back is a wedge. It is used to split or cut the things. Things को कट करने के लिए या स्प्लिट करने के लिए हम वेज यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक्स और नाइफ एंड नेल। तो ये एग्जाम्पल्स है वेजेस के। आप देख सकते हो जो एक्स होती है उसका एक जो एज है आगे वाला वो शार्प होता है और पीछे वाला ब्लंट होता है। ऐसे ही नाइफ जिससे हम जिस साइड से हम कट करते हैं चीज़ों को वो बहुत शार्प होता है, और दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा जो साइड है वो ब्लंट होता है। तो दिस इज अ वेज। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल मशीन्स वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। तो ये सारे सिंपल मशीन्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो बच जाती है और हमारा जो वर्क है वो फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लकड़ी काटने के लिए वेज का यानी कि एक्स का यूज़ करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस। नेल, नाइफ, दिस इज अ कटर जिसका एज ये शार्प होता है। देन एक्स, स्पेड एंड चेन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस। देन हियर यू कैन सी नेक्स्ट सिंपल मशीन, पुली। अ पुली इज अ स्मॉल व्हील विच हैज़ अ ग्रूव अराउंड इट्स एज। अब ये जो पुली है एक सिंपल व्हील ही होता है लेकिन इसमें ग्रूव होता है। इस ग्रूव के अंदर हम रस्सी डाल सकते हैं ऐसे, है? तो ऐसा आप देखते हो जहाँ हम वेल से यानी कुएं से पानी निकालते हैं। अ रोप और अ बेल्ट मूव्स थ्रू दिस ग्रूव। तो जब हम पानी निकालते हैं वेल में से तो आप देख सकते हो कि रोप जो है उस ग्रूव के अंदर से मूव करती है यहाँ से। इट इज़ यूज टू लिफ्ट हेवी थिंग्स। हेवी जो थिंग्स होते हैं जैसे बकेट होती है पानी की, उसको उठाने के लिए, या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन चलते हैं तो नीचे से ऊपर जो सामान लेके जाना होता है उसके लिए पुली यूज़ करते हैं। पुली इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल टू होस्ट अ फ्लैग। फ्लैग होस्टिंग में जो पोल यूज़ करते हैं उसमें भी पुली लगी होती है। और विंडो में जो ब्लाइंड्स होते हैं, विंडो के जो कर्टन्स जो होते हैं इधर उधर जो मूव करते हैं उसमें भी पुली यूज़ करते हैं। देन जो क्रेन्स होती है, क्रेन्स में भी पुली यूज़ करते हैं। हियर यू कैन सी मूवेबल जो क्लॉथ लाइन होती है, मतलब जो कपड़े डालने के लिए, सुखाने के लिए हम
रोप यूज़ करते हैं, उसको क्लॉथ लाइन बोलते हैं, और वो मूवेबल भी होती है, लेकिन उसमें ये पुली यूज़ होती है। देन एलिवेटर्स में पुली यूज़ होती है। इसी तरह से जो क्रेन्स होती हैं, इसके अंदर भी पुलीज होती हैं। फ्लैग पोल जो होता है, फ्लैग पोल मतलब जहाँ हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो वहाँ ऊपर पुली लगी होती है। ये व्हील है जो कि एक वेल के ऊपर है, तो ये कुएं में से पानी निकालने के लिए पुली का यूज़ करते हैं। Then our next topic is energy. What is energy? Energy is the ability or capacity to work. कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी मतलब उस काम करने की हमारी जो एबिलिटी या कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू देयर डेली वर्क एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग दैट वी डू। हम जो भी चीज़ करेंगे उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लाइक जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, व्हेन वी ईट, व्हेन वी वॉक एंड इवन व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं उस टाइम भी हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है सारे वो काम करते रहते हैं और उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। और हम जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सम नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू वर्क। कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार्स हैं जो मूव करती हैं, उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की। रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो भी काम करता है दिन भर, है ना, हमारी चीज़ों को ठंडा रखता है, उसको ख़राब नहीं होने देता है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए होती है। टेलीविज़न है, टॉर्चेज है, हर चीज़ जो हम जिससे हम काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। डिफरेंट थिंग्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी टू डू वर्क। अब सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स या सारे अप्लाइंसेस हम घर में यूज़ करते हैं उनको अलग अलग टाइप की एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, कुछ जो है उनको पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, कुछ को ऑयल चाहिए होता है। While doing work, energy is consumed and the source of energy needs to be replaced once it is used. अब जब हम कुछ काम करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, मतलब यूज़ हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमने खाना खाया, एनर्जी मिलती है, फिर हम खेलते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एनर्जी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो जब हम कुछ खाएंगे तभी एनर्जी बनती है बॉडी के अंदर और वो हम यूज़ करते हैं। तो एनर्जी जो है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है बार बार जब भी वो ख़त्म हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। वी रिफिल पेट्रोल इन द कार व्हेन इट रन्स आउट ऑफ पेट्रोल। जब कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वी हैव टू रिफिल द पेट्रोल। बिना पेट्रोल की गाड़ी जो है वो नहीं चलेगी। वी रिप्लेस द बैटरी इन द टॉर्च व्हेन इट गोज वीक। जब टॉर्च के अंदर बैटरी वीक हो जाती है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं क्योंकि उसके अंदर अब एनर्जी नहीं बची है। तो एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, वो हम देखेंगे। पहले आप पिक्चर देख लीजिए, दिस इज टॉर्च और इसमें हम इस तरह की बैटरीज यूज़ करते हैं, तो ये इससे एनर्जी मिलती है टॉर्च को। देन व्हीकल्स जो है उनमें हम फ्यूल डालते हैं, जैसे कि डीजल है या फिर पेट्रोल है या फिर सीएनजी जो है, उससे हम उनको चलाते हैं, व्हीकल्स को एनर्जी मिलती है इससे। और आपका फ़ोन जब चार्जिंग ख़त्म हो जाता है तो हम उसको चार्जर लगाते हैं ताकि उसको एनर्जी मिले काम करने के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ एनर्जी। देन व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी? तो अर्थ पे जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है, वो है सन। पूरे अर्थ पे जो एनर्जी मिलती है सारे ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसका जो सोर्स है एनर्जी का वो है सन। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं? सन की एनर्जी यूज़ करते हैं टू मेक देयर फूड, है ना, फूड बनाते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं। और सन की एनर्जी जो है वो फूड में चेंज हो जाती है और ये फूड जो है जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। मतलब हम सन की एनर्जी इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, प्लांट उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, हम सन की एनर्जी को इनडायरेक्ट वे में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस फूड, एंड दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन रन्स द वाटर साइकिल इन द नेचर। अब सन की जो हीट एनर्जी है, गर्मी जो होती है सन के अंदर, सनलाइट के अंदर, वो हीट एनर्जी जो है सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको गर्म करती हैं। उनमें से जो वाटर वेपर्स होती हैं वो कंटिन्यूसली क्लाउड फॉर्म करते हैं ऊपर जाने के बाद, और फिर उसमें प्रेसिपिटेशन होकर अर्थ पे बारिश होती है ना। तो ये जो वाटर साइकिल है ये भी किसकी वजह से चल रहा है? बिकॉज ऑफ सन। ऑल्सो ब्लोइंग ऑफ विंड अफेक्टेड बाय द सन हीट। जो ब्लो होते हैं विंड्स एक जगह से दूसरी जगह, वो भी सन की हीट की वजह से होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो गर्म एयर है, हॉट एयर, इट मूव्स अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और कूल एयर जो होती है सराउंडिंग में वो उसकी जगह आती है, तो एयर जो है वो ब्लो होती है ना, विंड ब्लो होती है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट विंड एंड हाइड्रो एनर्जी आर सिंपली कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी है उसी का एक फॉर्म है हाइड्रो एनर्जी और विंड। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल होता है नेचर में, वो भी हीट एनर्जी की वजह से कंटिन्यूस चलता रहता है, और ये हीट एनर्जी मिलती है सन से। देन एक और सोर्स है एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम कहते हैं। दीज आर फॉर्म बाय द एनर्जी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये अभी वाले नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए थे। अर्थ के अंदर हमें पता है कि बहुत हीट है, प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो हीट और प्रेशर की वजह से जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स थे वो फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए। उनमें से एक है कोल, देन ऑयल, जो पेट्रोलियम ऑयल हम निकालते हैं अर्थ के अंदर से, जिससे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह बनाते हैं, और एक है नेचुरल गैस। तो ये जो तीनों चीज़ें बनती हैं वो बनती हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से इनसाइड द अर्थ। और इन सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यहाँ पर, इनको हम निकालते हैं अर्थ के अंदर से। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। देन जो अर्थ के अंदर की जो हीट होती है उसको हम कहते हैं जियोथर्मल, यानी कि जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट। तो अर्थ के अंदर की जो हीट है उसको हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपने हॉट स्प्रिंग्स सुना होगा। हॉट स्प्रिंग्स यानी कि कई जगह ऐसी अर्थ पे जहाँ पर अर्थ के अंदर से गर्म पानी निकलता है, और ये जो गर्म पानी होता है, इनके जो झरने होते हैं या फिर छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर ये जो अर्थ के अंदर से गर्म पानी निकलता है, वहाँ हॉट बाथ लेने के लिए लोग जाते हैं। तो ये नेचुरल है, इसको कोई गर्म नहीं करता है। अर्थ के अंदर जो हीट होती है उसकी वजह से ये पानी गर्म होकर के ऊपर आता है। इंडिया में भी जो उत्तराखंड है उस तरफ आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा। देन हॉट इंटीरियर जो होता है अर्थ का, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि उससे हम जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं। तो इस हीट को यूज़ करके जो एनर्जी बनती है, इट इज़ नोन एट जियोथर्मल एनर्जी। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Then different forms of energy. There are different forms of energy like electrical energy, heat energy, solar energy. One form of energy can be changed into other form of energy by various means. अब जो energy है अलग अलग फॉर्म्स में, वो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, चलो देखते हैं एक वन बाय वन। फर्स्ट इज सोलर एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमने अभी पढ़ा कि सन जो है अर्थ पे एक सोर्स है एनर्जी का। The energy obtained from the sun is called solar energy and it provides us light energy and heat energy. तो solar energy जो मिलती है हमें sun से, वो हमें दो फॉर्म में मिलती है, as a light and as a heat. Solar energy can be converted into electrical energy and stored in many forms for future use. For example, solar cells. अब solar cells आपने देखे होंगे, कैलकुलेटर्स में होते हैं, वॉचेस में होते हैं, और भी दूसरे जो अप्लायंसेस होते हैं उनमें सोलर सेल्स यूज होते हैं। और ये जो सेल्स है इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जब हम उनको सन की हीट में यानी कि सनलाइट में रखते हैं तो वो रिचार्ज हो जाते हैं, तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं रिचार्ज करके। ऑल्सो द सन्स एनर्जी कैन बी यूज डायरेक्टली इन सोलर कुकर्स और सोलर हीटर्स फॉर कुकिंग फूड एंड हीटिंग वाटर। तो कुछ जो अप्लायंसेज हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को, और कुछ जो अप्लायंसेज हैं वो सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सोलर कुकर्स में जो सनलाइट यूज़ होती है, सोलर एनर्जी यूज़ होती है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि कुकर के अंदर रखा हुआ जो फूड है वो कुक हो जाए, या फिर हीटर के अंदर जो पानी होता है सोलर हीटर में वो गर्म हो जाए, तो हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन सी हियर, दिस इज सोलर वाटर हीटर। ये भी है सोलर वाटर हीटर। ये सोलर पैनल है, ये जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम लैंप वगैरह चला सकते हैं। देन सोलर कुकर है, दिस इज ऑल्सो सोलर कुकर। तो दीज आर द ऑल अप्लायंसेज दैट रन ऑन सोलर एनर्जी। Nowadays at some places like parks etc. solar lights are used. Solar light इस तरह से लगे हुए आपने देखे होंगे पार्क्स में वगैरह। These solar cells use solar energy. ये सोलर एनर्जी पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब दिन के टाइम बहुत सनलाइट होती है अच्छे से, तो ये सेल्स चार्ज हो जाते हैं। These cells are charged in daytime by the sunlight. और नाइट में जब सनलाइट नहीं होते हैं तो ये चार्ज जो लैम्प्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो चार्जिंग हो गई होती है उनकी दिन में, तो उस एनर्जी को वो नाइट में यूज़ करते हैं टू ग्लो। तो ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सोलर एनर्जी। तो इस तरह के जो लैम्प्स होते हैं उनमें ऊपर एक पैनल होता है, सोलर पैनल। ये सोलर पैनल दिन भर में सनलाइट को यूज़ करता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर नाइट में हम ये जो लैम्प है, ये जो लाइट्स है, उनको
चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ मूविंग विंड एंड वाटर, मूविंग एयर एंड फ्लोइंग वाटर हैव एनर्जी, इन दोनों में एनर्जी होती है, विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। द विंड मिल्स आर इंस्टॉल्ड इन विंडी एरियाज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर विंडी एरियाज है मतलब जहाँ हवा ज़्यादा आती है, ओपन एरियाज जो होते हैं वहाँ पर विंड मिल्स यूज़ किए जाते हैं, उनको इंस्टॉल किया जाता है, और जब वो मूव करते हैं, उनके जो ब्लेड्स होते हैं जब ये मूव करते हैं तो वो जो मूविंग एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसके लिए उनके अंदर कुछ मशीन्स होते हैं जो उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सेम होता है जब हम फास्ट मूविंग वाटर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और ये काम होता है डैम्स के ऊपर, जहाँ डैम के अंदर बहुत सारा वाटर स्टोर होता है और ये वाटर जो है एक हाइट से नीचे गिराया जाता है। तो ये मूविंग वाटर जो होता है जो हाइट से नीचे गिरता है वो हम यूज़ करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू रन मशीन्स लाइक बल्ब, फैंस, गीजर्स, वाटर पम्प्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स एंड रेल इंजन, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है ना। दिस एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड एंड वाटर सोर्सेज, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, विंड एनर्जी और वाटर सोर्सेज। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको यूज़ करके, जैसे कि कोयला होता है ना, उसको यूज़ करके या फिर जो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको यूज़ करके भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो गीज़र उससे चलता है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक केटल है, लैपटॉप है, वॉशिंग मशीन है, देन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, लाइट्स होते हैं, इमर्शन हीटर होते हैं, हेयर ड्रायर है, ब्लोअर है। तो हर जो अप्लायंस होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। देन हीट एनर्जी इज यूज टू कुक फूड, टू वार्म हाउसेज एंड ऑफिसेज इन विंटर, टू आयरन क्लोथ्स एक्सेट्रा। हीट एनर्जी से हम फूड कुक करते हैं जब हम गैस पे खाना बनाते हैं, है ना। देन हमारे घर में जब ठंड के दिनों में हम हीटर लगाते हैं तो वो हीट एनर्जी जो होती है वो हमारे रूम को, जहाँ भी हीटर रखा होता है उस रूम को वो वार्म कर देती है। देन जो कपड़े हम प्रेस करते हैं यानी कि आयरन करते हैं उसके लिए भी हीट एनर्जी यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब हीट एनर्जी जो है वो हम सोलर एनर्जी से भी हमें मिलती है, या फिर जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उससे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन बाय वेरियस एनर्जी कन्वर्जन्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल आयरन्स जो हैं, गीजर्स जो हैं एंड हीटर्स जो हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी। तो गीज़र में पानी गर्म होता है हीट की वजह से, लेकिन वो चलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। हीटर में पानी गर्म होता है जब हम हीटर चलाते हैं, या फिर रूम गर्म होता है, तो हम तो हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन उस अप्लायंस में कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से हमें हीट एनर्जी मिलती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल आल्सो प्रोवाइड्स हीट एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल्स जब जलते हैं तो वो भी हमें हीट एनर्जी देते हैं। तो कोल को यूज़ करते हैं, कोल जो होता है उसको थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल यानी कि कोयला यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हीट एनर्जी जो है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सोलर एनर्जी से। सो कुकिंग फूड, आयरनिंग क्लॉथ, ये हीट एनर्जी के यूजेस हैं। सो हियर वी विल स्टॉप and I hope you will like this video, as this full chapter is covered, all topics of this chapter are explained in this video. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।